हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और बेटा, आज की जो क्लास है हमारी, ये आपके सीटेट एग्जाम जो कि अगस्त में यानी कि इसी महीने आपका कुछ ही दिनों में होने वाला है। इस सीरीज में ये आपका पार्ट 6, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे जैसा पैटर्न में पहले लेके चल रहा था वही अभी भी चलता रहेगा। पैटर्न आपका वही है। कुछ क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस है, कुछ एक्स्ट्रा इनपुट हमने अपनी तरफ से डाली है, कुछ क्वेश्चन कंपाइल करे हैं, ठीक है। होपफुल हम इसी बात पे रहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये सवाल जो है आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारा मोटो तो यही है कि हम कैसे भी करके आपकी जो एग्जाम है, जो आपका ये सीटेट का एग्जाम होने वाला है, वो किसी भी तरह से आपको हमारी तरफ से जो है जितना हेल्पफुल हो सके उतना हम लाने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो वीडियोस ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम पहला क्वेश्चन जो आज ले रहे हैं आपके लिए, जो सॉल्व करने वाला हूं बेटा, ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये आ रहा है कहां से? ये है एक्सपोनेंट से, ठीक है। एक्सपोनेंट से हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, लिख लेते हैं जरा क्या है अपने पास। चलिए, तो कुछ यहां पर ऐसे करके मुझे 8 raised to power 4 का क्यूब रूट दे रखा है, घनमूल दिया हुआ है x की घात 8 की घात 4 का। तो हम क्या करते हैं, जरा एक छोटी सी बात ध्यान देना। यहाँ पर जो ये 8 लिखा हुआ है, 8 को हम कुछ इस तरह से लिख लें, ठीक है। 8 को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं और इसके बाद यहां पर जो ये होल पे पावर लगी हुई थी 4, उसको रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इसका घनमूल था क्यूब रूट, वो भी लगा के रख लेते हैं। पहले सिर्फ इस तरह से एक नोटेशन बना के रख रहा हूं मैं, अभी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप जस्ट देखिए, ठीक है। साथ में मेरे पास ऐसा ही कुछ यहां पे दिया हुआ था, ये था 125। तो ये हमें मालूम है कि भाई 125 जो है वो 3 का क्यूब है। अच्छा भाई, तो लेकिन इस पे क्या था? इस पे लगा हुआ था स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। और इसका भी हमें क्या दिया हुआ है? तो बेटा इसका भी हमें दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ी सी चीज इसको बता देते हैं। इसका भी हमें दिया हुआ है क्यूब रूट, और ये हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। और आगे देख, इसको फर्दर डिवाइड करना है, इसे भाग करना है किससे? 4 का यहां पर क्यूब रूट दिया हुआ, क्यूब दिया हुआ है, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और उसका भी क्या हो जाएगा? क्यूब। और इसको सही कर लेना, ये भी ना आप क्यूब रूट ही होगा, ठीक है। ये भी आपका क्यूब रूट ही होगा। और इधर भी आप लगा दो क्यूब रूट। हर चीज पे क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट लगा हुआ है, ठीक है। छोटी सी बात यही है, हर चीज पे क्यूब रूट लगा हुआ है। अब एक छोटी सी बात जरा मेरी पहले यहाँ पे ध्यान दो। मैं कहता हूं कि भाई अगर अगर हमें एक वैल्यू x दी हुई है और x की पावर a है और इस पूरे की पावर b है, तो इसे हम कैसे लिख लेते हैं? तो आप कहोगे सर इसे x रेज टू पावर a इंटू बी लिख लेते हैं, ठीक है। x रेज टू पावर a इंटू बी लिख लेते हैं। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो 2 की पावर है वो हो जाएगी 12, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन में, बट आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अच्छा, फिर आगे ये क्या बन जाना चाहिए? क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 6, और यहां बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 6, ठीक है। तो दो जगह हमारे पास 6 आ गया है और एक जगह पर 12 आ गया है। अच्छा, अब एक और चीज सुनो। अगर x पर क्यूब रूट लगा हुआ है, अगर x पर क्यूब रूट लगा हुआ है तो बेटा ये जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये x रेज़ टू द पावर 1/5 1/3 के तरीके से भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, मैं 2 की पावर 12 है तो मैं इसकी पावर को 1/3 कर सकता हूं। अब अगर इसमें फिर से यही वाला जो फॉर्मूला है, जो प्रॉपर्टी, वो लगा दी जाए तो ये बन जाता है 2 रेज़ टू द पावर 12 इंटू 1/3। तो ये कितना बन जाएगा? ये आ जाएगा 4। इसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बन जाना चाहिए? ये हो जाएगा 5, और इसकी पावर है आपकी कितनी? 6, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, तो बेटा ये आ गया 5 की पावर 2। आगे आ जाओ, तो भाई डिवाइड करना है, किससे करना है? यहां पर आ गया 2 की पावर 6 इंटू में 1/3, ठीक है। तो ये कितना दे देगा? इसको जरा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, इसको जरा ऊपर लिख लेते हैं। यहां पर
डिवीजन में, तो ये बन जाएगा 2⁶ इंटू में 1/3, तो ये आ जाएगा 2⁵2। ठीक है, 2⁵2। तो अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, इसको जरा यहां से हटाते हैं। अब ये क्या हो गया कि हम कह रहे हैं, मेरे पास क्या क्या आया, मेरे पास आ गया यहां से, देखो 2 की पावर मेरे पास आ गई है 4, ये देखो यहाँ पे 4 आया, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर आ गई है 2, क्योंकि यहाँ पर 2 आया था, और डिवाइड हो रहा है, तो एक काम करो, इसको 1 में करके चेंज कर लो मल्टीप्लाई में, ये आ गया है, वो भी कितना आ गया 2, सब लिख लिया हमने। अच्छा, तो ये 2 का स्क्वायर इस 4 को कैंसिल करके यहाँ पे सिर्फ 2 बचा देगा, तो मेरे पास एक्चुअली में क्या है, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया 4, ये हो गया 25, हमारा आंसर है 100। तो बेटा मेरा आंसर है, आंसर यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन सी है। देखो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज होती थी एक्सपोनेंट्स की, जैसे कि जो प्रॉपर्टी मैंने यहां यूज की है वो कौन कौन सी ली है, देखो बेटा पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज हुई, जो यहाँ पे यूज हुई वो कौन सी हुई, वो हुई अगर x की पावर जो है, अगर x की पावर जो है हमारे पास वो कितनी बन जाए, अगर x की पावर बन जाए a और उसकी पावर कितनी हो b, तो आप क्या कर देते हो, आप कर देते हो कि x की पावर कितनी हो जाएगी a इंटू b। हमने इसे इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बट एक छोटी चीज और भी आ गई थी, कभी कभी आप देखते हो कि भाई ऐसे लिखा होता है, तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना पावर हाफ होती है, बट अगर इसी में कुछ यहां पर 3 करके लिखा हो तो इसकी पावर 1/3 हो जाती है। ऐसे ही यहां पर कोई भी नंबर लिखा हो, मान लो आपसे कहा हुआ है कि x की जो यहां पर ये क्यूब रूट लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं, मान लो यहाँ पे n लिख के दे दिया, तो आपको इसे कैसे लिखना है, आपको इसे लिखना है x रेज टू द पावर 1/n, यानी कि जो भी नंबर यहां पर आएगा वो आप अपॉन में डालना। इसीलिए जब अगर यहाँ पे क्यूब रूट था तो हमने इसको 1/3 लिखा था। ठीक है, हमने एक्सपोनेंट की सिर्फ इसी प्रॉपर्टी से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आ जाइए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का आपको गिवन है, ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, आपको एलसीएम और एचसीएफ जो है वो 2 नंबर्स का दे रखा है। अच्छा चलिए, इसके बाद में ये कहता है कि इफ वन ऑफ द नंबर, अच्छा, इफ वन ऑफ द, यहाँ पे एक वर्ड मिस है, इफ वन ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 31, तो क्या था, जिन दो नंबर का ये एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ था उनमें से कोई एक नंबर जो है उसको अगर मैं 31 से डिवाइड करूं तो 9 क्वोशिएंट आता है और 18 रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब ये एक अलग ही इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए कहा जाए, एलसीएम एचसीएफ के लिए कहा जाए तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ कुछ नई बात ही बोल दी गई, तो पहले जरा इसी से निपट लेते हैं। ये कहता है कि जिन दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया उनमें से किसी एक नंबर को ले लो, कोई सा भी। ठीक है, अच्छा पहला ही दूसरा, अगर उसको 31 से डिवाइड करते हैं तो 9 क्वोशिएंट आता और 18 रिमाइंडर आता। ठीक है, तो अगर मुझे वो नंबर बनाना है, मान लिया कि वो नंबर x है, मान लिया कि वो नंबर x है, तो उस नंबर को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो हमने, इसने बोला कि डिवाइड करने पर अगर 31 से डिवाइड करा जाए, क्या कहा इसने, अगर 31 से डिवाइड करा जाए तो जो क्वोशिएंट आता है वो 9 आता है, तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो रिमाइंडर आता है वो 18 आता है, तो आप 18 को प्लस करो, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। सीधी सी बात है, वो नंबर आपको मिल जाएगा। कैसे करा भाई, ऐसी तो होती, इस तरह की चीजें होती है ना हमारे पास में, यहाँ पे डिविडेंड होता है, यहाँ डिवाइजर होता है, इधर रिमाइंडर आता है, और यहाँ सॉरी इधर क्वोशिएंट आता है और यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, तो अगर क्वोशिएंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाए तो आपको जो भी नंबर होगा वो मिल जाएगा, जो भी नंबर होगा
वो मिल जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आने वाली है, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास ये बन जानी चाहिए 297। ठीक है, कितनी बन जाएगी हमारे पास 297। ये वन ऑफ द नंबर है, ध्यान रखना ये वन ऑफ द नंबर है, यानी कि अब जरा देखो इसमें क्या कहने की बात की जा रही है कि जो मेरे पास दो नंबर थे उनमें से एक नंबर, मान लिया क्या कि ये x था, उनमें से एक नंबर मुझे मिल चुका है, बट y के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, y के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा मेरे पास एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। तो ये पूछता है दूसरा नंबर क्या है, ये पूछता है बताओ दूसरा नंबर क्या है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आप ये समझो कि एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी जो कि है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो है हमेशा दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है जिनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करा गया था, जिनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करा गया था। तो देखो यहां से देखा जाए, अगर मुझे y निकालना है तो क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं, एलसीएम ले लूं, एचसीएफ ले लूं और उसको डिवाइड कर दूं एक्स से, आ जाएगा भाई। एलसीएम ले लूं, एचसीएफ ले लूं, उसको डिवाइड कर दूं एक्स से, आ जाएगा। तो ठीक है भाई, वहां से उठा लो 1485 इंटू में एचसीएफ कितना है 33 अपॉन में एक्स अभी निकाला 297, कितना निकाला 297। अब देखो एक छोटी सी बात, वैसे अगर कैंसिल करने जाओगे तो ये जो है इसका 1 2 3 4 5 टाइम्स है, ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है 165। तो ये ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, क्या हुआ, दो बातें हुई, दो बातें हुई, ध्यान दे लो जरा, यहाँ पर दो बातें हुई, और वो ये हुई कि अगर मैं किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना चाहता हूं क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर के फॉर्म में, तो ध्यान रहे वो नंबर जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाएगा। देखो क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इसको याद करने के लिए डीक्यू प्लस आर ध्यान रखो, ठीक है, इसको ध्यान रखने के लिए dq प्लस आर ध्यान रखो। कहने का मतलब किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है, उसके क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को ऐड कर दो। इसीलिए हमने अपने x को 31 इंटू 9 प्लस 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 कितना था हमारे पास, प्लस था 18, हमने इसको प्लस 18 लिखा था। पहली बात हमने ये यूज करी, और दूसरी बात जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इसे, ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगा फॉर टू नंबर्स, ये हमेशा ट्रू होता है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, और अब जो ये क्वेश्चन है ये पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है ताकि जो बात पीछे करी गई है वो इस क्वेश्चन में दोबारा करी जाए और ये बात आपको जो है दिमाग में बैठ जाए। देखो फिर से वही कहा गया, एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखे हैं, ठीक है, वन ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द क्वोशिएंट इज 54, रिमाइंडर की बात नहीं बोली, ठीक है, तो फिर से ले लो भाई, हमने x लिया, वो नंबर जिसको डिवाइड करा गया था 2 से, तो क्वोशिएंट 44 आया था, तो 2 इंटू 44, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, यानी कि वो नंबर क्या हो गया 88। इसको आप चाहो तो यहां चेक कर सकते हो, देखो क्वोशिएंट और डिवाइजर, तो भाई इसने कहा था कि जो क्वोशिएंट था वो था 44 और डिवाइजर था 2, तो नंबर कितना हो गया 88, बिकॉज रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमें एक नंबर तो यहां से मिल गया, तो वो नंबर क्या है, वो है 88। चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। अगर अब इसके अंदर जो सेकंड नंबर निकालना है, सेम वही काम कर दो, पीछे हमने क्या किया था, y इज इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम अपॉन में क्या था x, तो हम क्या कर दें, देखो भाई 264 इंटू मेरे पास में है 44 अपॉन वन ऑफ द नंबर यानी कि x आ गया था 88, तो बहुत ज्यादा इजी हो गया आपके लिए, 2 से कैंसिल कर दिया 132,
ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। देखा, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया कितनी जल्दी कर दिया। पहले क्वेश्चन में हमने सीखने की कोशिश करी, इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन सीख लिया, अब ये क्वेश्चन करने मेरे ख्याल से तो 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, और शायद लगा भी नहीं होगा। ठीक है, इसी यही रीजन है कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक के बाद एक लगातार 2 पुट कर दिए, शायद एक और ऐसा मिलेगा, वो इसके एग्जैक्टली बाद में, ये बाद में और आएगा, वो देखते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन चेंज। ठीक है, क्वेश्चन आ गया मेंसुरेशन से। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है द एक्सटीरियर फेंसिंग। ठीक है, फेंसिंग, फेंसिंग मतलब क्या होगा? यहाँ पर एक बाड़ लगानी है। बाड़ क्या है? मतलब कि एक, मान लो ग्राउंड है, उसकी आपकी बाउंड्री जो है वो बनानी है, उसकी बाउंड्री जो है वो बनानी है, यानी कि फेंसिंग करनी है। अब वो फेंसिंग आप कैसे भी कर सकते हो सकता है कि आप उसमें वो कांटों वाली तार लगा लो जो खेतों में लगी होती है, या फिर आप उसकी पूरी पूरी प्रॉपर एक ईंटों की दीवार भी बना सकते हैं, बट वो भी कहलाएगी फेंसिंग, ये भी कहलाएगी फेंसिंग। तो जो एक्सटर्नल फेंसिंग हो रही थी, एक सर्कुलर पाथ पर, एक गोल गोल रास्ते पर, वो किस तरह की थी? वो 33 मीटर मोर थी देन इंटीरियर फेंसिंग। ठीक है, इसने ये नहीं कहा कि एक्सटीरियर फेंसिंग इतनी है, इंटीरियर फेंसिंग इतनी है, इसने जस्ट इतना ही बात बोल दी कि जो एक्सटीरियर फेंसिंग थी, ठीक है, और जो इंटीरियर फेंसिंग थी, वो, उसमें डिफरेंस कितना था? 33 मीटर का था। फिर से सुनो, अगर अगर मेरे पास में यहां पर एक सर्कल है, ये, ठीक है, ये एक सर्कल है, और इसमें हमने क्या कर दिया? इसमें हमने क्या कर दिया? एक सर्कल और ऐड कर दिया। ठीक है, एक सर्कल और ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, और इस तरह से इसे उठा के इस पे हमने ये रख दिया। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है? अब देखो, अब यहां पर जो ये वाला हिस्सा है, एक, जी, अब यहां पर जो ये वाला हिस्सा है, इसकी फेंसिंग करनी है। ठीक है, तो फेंसिंग जो है वो कौन कौन से पार्ट पर होगी? भाई ये रेड वाला जो है, ये आपको इंटरनल फेंसिंग देगा। ठीक है, और जो ब्लैक वाला है वो आपको एक्सटर्नल फेंसिंग देगा। ठीक है, अच्छा, तो इंटरनल फेंसिंग का मतलब क्या हुआ? इंटरनल फेंसिंग का मतलब हुआ, अगर हम मान लें कि भाई जो ये रेडियस है ये स्मॉल आर है, और जो ये रेडियस है ये कैपिटल आर है, तो जो इंटरनल फेंसिंग होगी वो एक्चुअली में 2 पाई ऑफ स्मॉल आर होगी, और जो एक्सटर्नल फेंसिंग होगी वो 2 पाई इंटू में कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, और वो कह रहा है इन दोनों का जो क्या है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल फेंसिंग ऑफ सर्कुलर पार्ट अराउंड द सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 33 मीटर मोर देन इट्स इंटीरियर फेंसिंग। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? वो है 33। बात समझ में आ रही है? वो है 33। अच्छा भाई, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो क्या ही मिलेगा, देख लेते हैं। भाई इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो कुछ इस तरह की चीजें मेरे सामने आ रही हैं, और इसमें भी मैं फर्दर अगर सॉल्व करने जाऊं तो 2 इंटू में 22 अपॉन में 7, और r माइनस आर इक्वल टू 33। अब देखो इसी से आंसर आएगा। ठीक है, तो ये r माइनस आर कितना बन जाएगा? इसको आप शिफ्ट कर दो इस तरफ जरा, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, 11 से कैंसिल कर दो, ये कट जाएगा आपका 3 टाइम्स, और ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 21 अपॉन में 4। अब ये बात सोचो कि ये आ क्या रहा है? ये आ रहा है r माइनस आर। तो ये r माइनस आर कौन सी जगह होगी? भाई r माइनस आर दिख रहा है, ये छोटा वाला रेडियस हो गया, ये बड़ा वाला रेडियस हो गया। इसको तुम जरा यहां देखो, इसको तुम जरा इधर देखो। भाई ये बड़ा रेडियस है, ठीक है, और ये छोटा रेडियस है। माइनस करें तो बचा क्या? माइनस करेंगे तो सिर्फ ये बचेगा, और ये क्या है बेटा? ये है विड्थ। ये है विड्थ, किसकी विड्थ? पाथ की, यानी कि उस पाथ की, पथ की चौड़ाई है ये। ठीक है, तो ये कैसे निकल रहा है? जब हम सिर्फ कैपिटल में से स्मॉल रेडियस माइनस कर दें, क्या कर दें? कैपिटल में से स्मॉल रेडियस माइनस कर दें, जो ये कितनी वैल्यू दे रहा है? वैल्यू दे रहा है 21 अपॉन में 4। आंसर पॉइंट में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जाएगा 5.25 मीटर।
तो ये मेरा बी ही इसका ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया, फिर से आ गया ये। फिर से आपका क्वेश्चन किसका आ गया बेटा? फिर से क्वेश्चन आ गया हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48, आपको एलसीएम की बात बोल दी, और द नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 2:3, और नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर। अच्छा, तो फिर यहाँ तो कुछ अलग सी बात बोल दी, पहले हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो देखो बेटा क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन को हम किस तरह से देखते हैं, जो आपको रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया है, जो आपको रेशियो दिया है कितना, 2:3, ठीक है, 2:3। अब आपने एक चीज सोची होगी, मान लो कि अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं तो आप क्या कहोगे, सर 2x ले लो। सेकंड नंबर की बात करूं तो आप बोलोगे सर ऐसा करो 3x ले लो। ठीक है ना, हम इस तरह से क्वेश्चन को लेकर चलते थे। अब एक बात बताओ, जो आपने ये x लिया है, ये क्या है? ये वो नंबर या नंबर्स हैं जो फर्स्ट और सेकंड नंबर में कॉमन रहे होंगे, जो फर्स्ट और सेकंड नंबर में कॉमन रहे होंगे। अच्छा, कॉमन रहे होंगे, अच्छा 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 अच्छा। तो बेटा एच सी एफ, ठीक है, एच सी एफ में ये बीच में ये भाई साहब बैठे हैं सी, इसका मतलब ना कॉमन होता है, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये वही कॉमन नंबर है जो आपने यहां पे लिए हैं, जो एक्स है। एक्चुअली में ये एक्स आपका एलसीएम, सॉरी ये एक्स आपका एचसीएफ है। समझ में आई बात? तो हमने ये देखा कि अच्छा अच्छा ये एचसीएफ है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मुझे एचसीएफ मिल गया और वो एक्स है, और जो मेरे नंबर्स हैं वो भी एक्स की ही फॉर्म में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन अब कुछ पकड़ में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन अब कुछ पकड़ में आएगा। हाँ, अच्छा अब आगे सुनो, अब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? भाई एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, जो कॉमन है वो लिख दो एक बार, और जो अनकॉमन है उसे सीधा सीधा उठा के कॉपी कर दो। ऐसे ही करते हैं ना, जो कॉमन है यानी कि एचसीएफ उसको लिख दो एक बार, और इसके अलावा अब यहाँ पे एक 2 बच जाता है, वो हमने ले लिया, एक 3 बच जाता है, वो भी हमने ले लिया। तो एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? एलसीएम आ रहा है 6x। पर एलसीएम किसके इक्वल है? अच्छा इसने खुद ही तो कहा था 48 के इक्वल है। एलसीएम 48 के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? आप बोलोगे सर आई 8। तो फिर ये पूछता है सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा, तो आ जाओ भाई, इसने कहा था एक नंबर 2x है, एक नंबर 3x है, इसका मतलब 2 × 8 और 3 × 8, इसका मतलब 16 और 24, तो आंसर आ गया 40। तो रेशो का सम क्या आ गया, नंबर्स का सम क्या आ गया रेशो के हिसाब से? 40 आ गया। ठीक है, बात जो ध्यान रखने की वो सिर्फ इतनी सी है, वो सिर्फ इतनी सी है कि जब भी हम यहां पर बात करते हैं एचसीएफ की और एलसीएम की, तो हमेशा ध्यान रखना जो एलसीएम होता है उसमें एचसीएफ पहले से ही इंक्लूडेड होता है, और इसको फिर आगे आप फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हो जो भी फैक्टर्स कॉमन नहीं आते हैं उनके साथ, जो सब में कॉमन नहीं होते हैं उनके साथ। ठीक है, इसीलिए जो मेरे पास नंबर था 2x और 3x, इसका एचसीएफ कौन था? x था, तो हमने x ले लिया, तो हमने x ले लिया। और जो कॉमन नहीं थे, कौन कॉमन नहीं था? एक 2 कॉमन नहीं था और एक 3 कॉमन नहीं था, तो ये हमारा एचसीएफ बन गया, जिसको हमने 48 के बराबर करके x की वैल्यू कितनी निकाली थी? 8 निकाली। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है, अलग से डाला है, इसीलिए बीच में कुछ बिल्कुल अलग सा करने के लिए। क्वेश्चन फिलहाल जो थे वो क्या चल रहा था, एलसीएम 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 एलसीएम, तो हमने क्वेश्चन ये ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि क्रम में आने वाली, लगातार आने वाली 3 संख्याओं का सम 129 है। तो बताओ सबसे छोटी संख्या कितनी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखो भाई, पहली बात ये समझ लेना, यहां पर कोई भी अगर 3 नंबर एक क्रम में आते हैं, आप कोई एग्जांपल उठा लो यहां से, मान लो मैंने लिया 7 और 8, मैंने एग्जांपल लिया 6, 7 और 8, ठीक है।
देखो भाई इनका डिफरेंस देखो, पहले इसका डिफरेंस है 1 का और इसका डिफरेंस है 2 का। तो क्या ये चीज हर बार फॉलो होती है? अच्छा एक काम करते हैं, 11 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। इसका डिफरेंस है 1 का और इसका डिफरेंस है 2 का। हाँ, हर बार फॉलो होती है। आप चाहो कोई और एग्जांपल लेके देख सकते हो। तो इसका मतलब मैं एक छोटी सी बात ये कहता हूं कि मान लिया जाए कि मैं पहले नंबर को अगर x मान लूं, तो दूसरा नंबर हमेशा x+1 होना चाहिए क्या? यानी कि इस वाले नंबर से एक ज्यादा होना चाहिए। देखो भाई ये रही बात, एक ज्यादा होता है, एक ज्यादा होता है। तो तीसरा नंबर दो ज्यादा होता है। ध्यान रहे, तीसरा नंबर पहले से दो ज्यादा होता है। कहीं ऐसा मतलब है 7 से आगे 2 ऐड कर दो, नहीं नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा। हमेशा हम जो यहाँ काम कर रहे हैं वो फर्स्ट नंबर के बेस पे कर रहे हैं, ठीक है? जो फर्स्ट नंबर होगा हमारा उसके हिसाब से, फर्स्ट नंबर से एक ज्यादा और फर्स्ट नंबर से दो ज्यादा तीसरा नंबर है। देखो फर्स्ट नंबर से एक ज्यादा पहला नंबर है और फर्स्ट से दो ज्यादा दूसरा तीसरा नंबर है। तो इसीलिए हमने यहां पर फर्स्ट को ले लिया x, दूसरा x+1, तीसरा x+2। ये हमसे ये कह रहा था कि अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो आंसर 129 आता है। ठीक है, बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा करने के लिए, अब बहुत इजी हो गया है। तो 3x+3 आप बोलोगे 129 के इक्वल है, इसलिए जो 3x आना चाहिए वो 129 - 3 यानी कि 126/3 के बराबर x आ जाएगा। इसे आप कैंसिल कर दो, ये आ गया 42। और देखा जाए तो यही आपका छोटा नंबर होगा, क्योंकि ये x के बराबर है, तो ये आपका हो गया 42, तो ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा 44। तो हमारा आंसर है 42। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं कि देख के सीधा 41 पे लगा दिया, छोटा तो यही है, नहीं, करने के बाद। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर चेंज हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की। ठीक है, और क्वेश्चन कहता है कि भाई हमारे पास कुछ एक सम था, कुछ मेरे पास एक धनराशि थी, और उसको जो हमने सिंपल इंटरेस्ट पर किसी को दे दिया या फिर उसने किसी से लिया, तो वो 896 रुपए हो जाता है। ठीक है, कितने साल में? 3 साल में। और 960 हो जाता है 5 साल में। देखो सीधी सी बात, देखो अगर 3 साल के लिए ये रुपए दिए गए तो ये बन जाते हैं 896, और अगर यही रुपए 5 साल के लिए दिए जाते तो ये बन जाते 960। अच्छा ठीक है, 3 साल का पता है, 5 साल का पता है, इसका मतलब 2 साल में जो इंटरेस्ट था, 2 साल में जो इंटरेस्ट था वो कितना बना? भाई देखो 3 साल ये है, 5 साल ये, डिफरेंस 2 साल का है। तो यहां से यहां जाने में जो 2 साल लगे उसमें कितना इंटरेस्ट बना, माइनस कर दो। तो मैं बोलूंगा तो भाई यहाँ इंटरेस्ट बना 64 रुपीज का 2 साल में। दिख रहा है 60 यहाँ 4 यहाँ 64 रुपीज का। तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना बना होगा? आप बोलोगे इसका 32 बना होगा। ठीक है ना भाई, कितना बना होगा? 32 बना होगा। 2 साल में अगर 64 है तो 1 साल में 32 बना होगा। तो ये इंटरेस्ट है 1 साल का, ये इंटरेस्ट है 1 साल का। ये हमसे पूछ रहा है कि धनराशि कितनी थी। ठीक है, वो जो अमाउंट जिसपे हम ये सारा इंटरेस्ट उठा रहे हैं वो कितनी थी। तो अगर ऐसा है तो मैं कहता हूं कि अगर 1 साल में, 1 साल में अगर 32 रुपए का, अगर 32 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो फिर अब ये बताया जाए कि भाई 5 साल में कितना मिला होगा। तो आप बोलोगे सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, क्या प्रॉब्लम है? 160 का मिला होगा। अगर 5 साल में 160 का इंटरेस्ट मिला, अमाउंट की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 960 है। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी कि 960 माइनस 160। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 800 रुपए। ठीक है, आपका यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 800 रुपए, बिना हमने कोई यहाँ पर देखो कोई भी सिंपलिटी का फॉर्मूला यूज नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास रेट नहीं था तो मैंने उस तरफ जाने की कोई कोशिश ही नहीं करी। हमने सिर्फ ये देख लिया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है वो पर ईयर के हिसाब से कितना आ रहा है, उसके साथ 5 साल का निकाला और माइनस करके हमने प्रिंसिपल यानी कि धनराशि को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना बेटा इसके अंदर कि आप
कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं कर सकते। जो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर किया इस तरह से करने के लिए जो ये वैलिडिटी है, ये जो आप इसको लगा सकते हो इस मेथड को, वो सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में ही एप्लीकेबल है। सिर्फ इसी में ही आप इसे अप्लाई कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको हम नहीं कर सकते अप्लाई। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव, दोबारा से क्वेश्चन जो है कॉन्जिक्यूटिव का ही डाला गया है। ठीक है, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है 61। 5 क्रमागत संख्या है मेरे पास और इन 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 61 है। तो बताओ सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर जो होगा उनका डिफरेंस कितना है। चलिए ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं, ओहो ओके, विषम संख्याएं। तो जरा इसकी भी कहानी समझ लो। ठीक है, इसकी भी कहानी समझ लो। विषम संख्याएं एग्जाम्पल लो, 3, 5, 7, 9, 11। 5 कही है ना, तो हमने 5 ले ली, चलो कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान देना, हाँ अब जरा ध्यान देना इस चीज पर। यहां पर क्या हो रहा है, यहां देखो डिफरेंस है 2 का, यहां देखो डिफरेंस है 4 का। ठीक है, अच्छा यहां देखो डिफरेंस है 6 का, लास्ट डिफरेंस है 8 का। ठीक है, इसको ही लेके चलते हैं चलो। तो अगर पहला नंबर x है, ठीक है, अगर पहला नंबर हमने x लिया तो दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंस है 2 का। तो तीसरा नंबर क्या होना चाहिए, तो डिफरेंस है 4 का। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, तो बोलोगे सर डिफरेंस है 6 का। तो आखिरी और पांचवा नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंस 8 का। ठीक है, सिंपल है। अब ये कह रहा है कि इसकी एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो भाई तुम, एवरेज निकालने के लिए आप करते हो कि सर इसे ऐड कर दो, इसे ऐड कर दो, इसे भी ऐड कर दो, इसे भी ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद यहां पर एवरेज के लिए कितने नंबर थे, नंबर थे 5। ठीक है, कितने थे 5, कितने थे 5, कितनी एवरेज है 61। बात समझ में आ रही है। सारे नंबर्स को ऐड करके जितने भी नंबर्स थे यानी कि 5, उससे हमने भाग कर दिया तो हमें मिल गई एवरेज जो कि 61 के बराबर है। ठीक है, जो कि 61 के बराबर है। तो ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो भाई कितने एक्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 एक्स है, तो 5x और बाकी ये ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 6 12 और 8 20 इज इक्वल्स टू, आपने 5 को यहां भेजा तो मैं कहूंगा कि भाई 5x जो आएगा 6 पंजे 30 और 5। ठीक है, तो फिर x की वैल्यू जो आएगी वो 30 को डिवाइड करके 61 बैठती है। ठीक है, 61 बैठती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 61। तो सबसे बड़ा नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 8 यानी कि 69। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है भाई, तो आंसर है 8। ठीक है, ये तो हुआ मेथड। अब आगे कहानी सुनो, ये तो हुआ मेथड, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट इतनी लंबी कहानी करे बिना भी निकाला जा सकता था। अब बोलोगे सर जब ऐसी बात तो फिर बताया क्यों नहीं, पहले इतना लंबा क्वेश्चन करवा दिया। तो बेटा तरीका सिखाना पड़ता है, कल को सवाल अगर यही नहीं हुआ कुछ और आ गया तो आप फंस जाओगे। इसलिए क्या करें, अब इसने देखो पूछा क्या था, डिफरेंस पूछा है हाईएस्ट और लोवेस्ट में, डिफरेंस पूछा है हाईएस्ट और लोवेस्ट में। तो देखो जरा मैंने क्या कहा था, जो हम नंबर्स बना रहे थे तो मैंने पहला नंबर x लिया था, दूसरा नंबर x प्लस 2 लिया था, तीसरा नंबर x प्लस 4 लिया था, आगे x प्लस 6 और लास्ट लिया था x प्लस 8। अब सब जानते हैं कि ये लीस्ट होगा और ये हाईएस्ट होगा, तो डिफरेंस किसको दिखाई पड़ेगा, सबको दिखाई पड़ेगा। डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस। ठीक है, नहीं करनी पड़ती इतनी लंबी कहानी, बट तरीका सिखाया आपको ऑड कैसे लेने हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स एवरेज क्या है वो भी देखा, बट क्वेश्चन में इतना लंबा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, देखते के साथ सिर्फ अगर इतना मालूम होता
कि नंबर्स को लेना कैसे है, तो मैं इसका आंसर निकाल देता। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या आ गया, अगला सवाल आ गया हमारा नंबर सिस्टम से। ठीक है, अगला नंबर हमारा क्या है, अगला सवाल क्या है हमारा, नंबर सिस्टम से। और ये कह रहा है कि एक नंबर है हमारे पास 9 4 x 2 3 5 7। इस नंबर में ये कहता है कि x पर क्या आ जाए कि ये नंबर जो है वो 11 से पूरा भाग हो सकता है, ये नंबर जो है 11 से पूरा डिवाइड हो सकता है, तो x की जगह पर क्या आना चाहिए। तो इसके लिए बेटा क्या है, आपके पास जो एक छोटी सी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, वो होती है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ऑफ 11। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। हमें अगर सिर्फ एक ये चीज पता है तो हम इसका आंसर बहुत आराम से निकाल सकते हैं, और वो ये होता है कि आपको जो भी नंबर दिया है उसमें आपको ऑल्टरनेट जो डिजिट्स लिखे हुए हैं उनका सम करना है और फिर माइनस कर देना है। कहने का मतलब, मान लो एक नंबर लिखा होता 112211। ठीक है, तो ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट है बेटा ये, एक ये और एक ये। तो भाई 1 + 2 + 1 मैं ऐसे करता। ठीक है, और दूसरा ऑल्टरनेट क्या बन जाता, एक ये और एक ये, यानी कि 1 + 2 + 1। ठीक है, अब अगर इनको माइनस करके या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, जैसे कि अभी ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी बात को अगर यहां देखा जाए, अगर इसी बात को यहां देखा जाए, तो देखो ऑल्टरनेट क्या क्या आ रहा है, एक ये आएगा। ठीक है, एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। ऊपर से देखो दूसरा वाला पार्ट, एक नंबर ये आएगा। ठीक है, और एक नंबर ये आएगा, ये 3 नंबर हमारे उस पे आ जाएंगे। तो क्या क्या हुआ भाई, 9 आ गया, प्लस x आ गया, +3 आ गया, +7 आ गया। तो ये टोटल कितना बन रहा है, अच्छा ये टोटल बनता है हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो 19 प्लस x। अब दूसरा ले लो, यहां पर है 4 + 2 + 5, 4 + 2 + 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 11। अब मैंने क्या कहा था कि अगर ये डिविजिबल है तो या तो 0 देगा या 11 का मल्टीपल देगा, तो इसने कहा डिविजिबल है, तो इनको माइनस करो जरा। तो क्या आएगा, इनको माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 8 + x। तो अब x लीस्ट क्या हो कि ये 11 से डिविजिबल बन जाए। ठीक है, इन सब में से x क्या हो कि ये 11 से डिविजिबल बन जाए। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये 9 आएगा, नहीं होगा। 7 पुट करूंगा तो ये 16, तो ये 15 आएगा, नहीं होगा। अब देखो 3 पुट करो इसमें आप, तो 8 + 3 जो है वो क्या दे देगा, 11 दे देगा, तो ये 11 का मल्टीपल बन जाएगा, तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर d की वैल्यू 3 है तो हमारा जो ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल पूरी तरह से है। ठीक है, ओके। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या आ रहा है, देखते हैं। अगला सवाल बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा, ट्राई करो, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन शायद निपट सकता है। 2 नंबर है, रेशो दे रखा है। ठीक है, पहला नंबर जो है वो 20 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन तो करने की बात ही नहीं बचती। भाई 5:7 है, पहला नंबर 20 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, ये आपने इसके काटा 4 कर दिया, x की वैल्यू 28 आ गई, कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन डाल दिया गया। चलिए खत्म, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब आया बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, परसेंटेज क्या कह रहा है सवाल हमारा, सवाल कहता है द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 18%। ठीक है, ऑफ अ नंबर इज 198। कोई भी एक नंबर था, उसका पहले 62% निकाला और फिर उसका 80% निकाला, उसमें जो डिफरेंस है वो 198 था। तो ये बताओ कि उसके 92% और 56% में कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है,
कितना डिफरेंस आएगा। अच्छा, तो जरा पहले यहां देखो, हमें डिफरेंस दिया किसका है, 80 और 62% का। ठीक है, तो इसका माइनस करो जरा, तो ये 18% आता है, आता है 70 80, हाँ 80% आता है। और ये 18% कितने के इक्वल है, ये 198 के इक्वल है। एक छोटा सा काम करो, 18 से डिवाइड करो जरा, तो 1% जो है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11 के इक्वल। ठीक है, 1% किसके इक्वल आ जाएगा, 11 के इक्वल आ जाएगा। अगर 1% 11 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल है, आप बोलोगे सर 100 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए 1100 हो जाएगा। तो नंबर क्या हो गया, 1100 हो गया। ठीक है, नंबर क्या हो गया, 1100 हो गया। अब ये पूछता है कि इसी नंबर के 92 और 56% में क्या डिफरेंस होगा। तो आप पहले इनको माइनस कर लो। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 12 में 6 के बचे 6 और 8 में से 5 के बचे 3, 36%। ठीक है, तो 36% निकालना है, तो हम 36% अगर निकालें किसका, 1100 का, तो मेरे ख्याल से आंसर आप आराम से निकाल दो, ये हो जाएगा 693, ये लीजिए। ठीक है, इजी था, सिंपल था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमने परसेंटेज से क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास में काफी सारे डिस्कस किए थे, और हमने यही मेथड जो था वो उसमें लगाया था कि 1% निकाल लो, 5% निकाल लो, 10% निकाल लो, जिससे कि आपको पूरा 100% मिल जाता है, और फिर क्वेश्चन में जो भी है वो कर दो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, चलो प्रॉफिट लॉस का ही आ गया, बढ़िया है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये, है ना। चलो, एक पर्सन है, क्या करता है, वो अपने सामान को, अपने गुड्स को एक प्राइस पे रखता है, किस प्राइस पे, दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट, इतने में रखता है कि उसको 40% प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, बट ही डिक्लेयर्ड अ सेल, लेकिन उसने क्या करा, एक सेल डिक्लेयर कर दी। ठीक है, और इसलिए उसने उस पर 20% का डिस्काउंट लगा दिया। ठीक है, 20% का डिस्काउंट लगा दिया मार्क प्राइस पर। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द पर्सन इन द होल ट्रांजैक्शन, तो फिर कितने का फायदा होगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मान लो हमेशा 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 मान लो कि सीपी कितना है, 100। ठीक है, उसने क्या करा, क्या करा, उसने कितने पे मार्क किया, और जो उसने अंकित मूल्य लगाया कितना लगाया, 40% प्रॉफिट के हिसाब से लगाया, 40% प्रॉफिट के हिसाब से लगाया। तो भाई 40 ऐड कर दो, तो 140 का लगाया था, इसका मतलब 140 का लगाया था उसने मार्क प्राइस। लेकिन जब सेल आई, लेकिन जब सेल आई तो उसने कहा कि भाई जो मार्क प्राइस है ना, उसे 20% डिस्काउंट कर दो। जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है इसका, उस पर क्या करो, 20% डिस्काउंट दे दो। तो भाई 140 का 10%, आप बोलोगे 14, तो 20%, तो आप बोलोगे 28, ये हो गया डिस्काउंट। अगर 140 में 28 का डिस्काउंट हो गया, तो एक्चुअली में जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, कितना हो गया, 140 माइनस 28, तो भाई उसने 112 का बेच दिया, 100 का लिया, और देखो देखो यहां देखो, 100 का लिया और 112 का बेच दिया, 100 का लिया और 112 का बेच दिया, तो आप बोलोगे सर जी 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 12% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इतना ही सिंपल है प्रॉफिट एंड लॉस, इतना ही सिंपल है प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे और क्वेश्चन करने के लिए, सीखने के लिए आप पार्ट 5 पर जाओ, हमारी इस वीडियो की जो सीरीज चल रही है, क्लास सीरीज चल रही है, उसके पार्ट 5 पे जाओ, आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे, जिससे ये तरीका आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया, कहां से, मेंसुरेशन से। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो, रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस इज 3:1। भाई हाइट और रेडियस का रेशियो 3:1, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इफ कर्व सरफेस एरिया इज 471 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, और आपको पाई की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं कहता हूं कि यार ऐसा करो, h को 3x सपोज कर लो, और भाई r को x सपोज कर लो।
ले सकते हैं, ठीक है, पुरानी आदत है हमारी वाली, है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये कह रहा था कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाता है। इसकी वैल्यू 471 दे रखी है, बाकी सब आप यहाँ पुट कर सकते हो। ध्यान से इतना रखना है कि रेडियस को x लोगे और हाइट को 3x लोगे, ठीक है। तो 471 डिवाइडेड बाय 2, 3.14 इंटू 3, और बेटा मैंने ये एक्स स्क्वायर यहाँ छोड़ दिया, ये 3, ये वैल्यूज इधर भेज दी, और ये 2x का एक्स स्क्वायर यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल चलेगा। अब आप क्या करोगे, आप भाई यही करोगे कि भाई 3 से काट दो, और क्या करें, ठीक है, 3 से काट दो, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, 15 का 5 आ जाएगा, और 21 का यहाँ पर 7 आ जाएगा। अगर मैं इस यहाँ से पॉइंट को रिमूव करके यहाँ पे 100 अगर लगा दूं, तो ये इसे 2 टाइम्स काट देगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, 100 अपॉन में 2 टू द 4, ये आपका एक्स स्क्वायर है। तो इसलिए एक्स की वैल्यू जो है वो 10/2 यानी कि 5 आनी चाहिए। ये हमसे पूछ रहा है हाइट कितनी है, हाइट है 3x, इसका मतलब 3 इंटू 5, तो आंसर कितना आ गया, 15, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। बात सारी क्या आती है मेंस्ट्रुएशन के अंदर कि आपको फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली आने चाहिए, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। प्रैक्टिस ही जो है वो आपको मेंस्ट्रुएशन सिखा सकती है, प्रैक्टिस ही फॉर्मूले याद कराएगी, प्रैक्टिस ही आपके जो कैलकुलेशन की स्पीड है उसको अच्छा करेगी, और फिर अपने आप क्वेश्चन जो है ना वो बन जाएगा, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से इसी का लिया गया, फिर से रेशो की बात हो रही है, और रेशो कह रहा है कि सीएसए और टीएसए का रेशो 1:3 है, ठीक है, सीएसए और टीएसए का रेशियो 1:3 है। तो ये पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा था, अब पूछा हुआ है, लेकिन अब दिया क्या है, अब दिया है सीएसए और टीएसए का रेशियो कितना है, 1:3। सीएसए और टीएसए का रेशियो कितना है, 1:3। तो फिर से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले, यहां तो कैलकुलेशन भी नहीं है। सीएसए होता है 2 पाई आर एच, टीएसए होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है बेटा। फिर से वही बात ध्यान रखो, सब कुछ जो है मेंसुरेशन में आधा हिस्सा जो है वो फॉर्मूलाज का ही है, आपको ये नहीं आते तो क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं होगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज ही नहीं करनी पड़ती, जैसे कि ये, ठीक है, कोई खास क्वेश्चन नहीं होती, जैसे कि ये क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला से ही सारा काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। और ऐसा ज्यादातर रेशो वाले क्वेश्चंस में होता है। ये आपसे कहा गया कि 1/3 है, तो फिर ऐसा करो कि यहां पर 2 पाई आर और 2 पाई आर काट दो, तो क्या आ जाता है भाई, एच अपॉन एच प्लस आर आ जाता है 1/3, ठीक है। तो फिर अगर 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 ऐसा ही है तो इसको ना ऐसे लिखो, देखो, चलो परेशान नहीं करते आपको, इसे ले लो, एच प्लस आर अपॉन में एच इज इक्वल टू 1/3, या फिर एच प्लस एच अपॉन में आर अपॉन में एच इक्वल टू 1/3। तो 1 प्लस आर अपॉन में एच इज इक्वल टू 1/3। तो अगर यहां से हम फाइंड आउट करना चाहें तो आर अपॉन एच की वैल्यू जो है, ऐसे मत करो इसे, नहीं तो फिर तुम लोग ना परेशान हो जाने वाले हो, ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3h इज इक्वल्स टू एच प्लस आर, तो 2h इज इक्वल्स टू आर, रेडियस और हाइट का रेशियो चाहिए, तो r अपॉन में h इज 2/1, ठीक है ना। वो काफी लंबा हो गया था, इसे रोक दिया बीच में, इससे आने दो, इससे आंसर निकाल लो, ठीक है। ये 4 स्टेप में आपका आंसर पूरी तरीके से बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ो इसे। क्वेश्चन कहता है हमसे कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया आपको यहां दिए हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो है बड़े सीरीज में चल रहे हैं। अब पिछले क्वेश्चन में इनका रेशियो दिया हुआ था, इस बार इनकी वैल्यू दे दी। पिछली बार हाइट और रेडियस का रेशियो निकालना था, अब आपको रेडियस फाइंड आउट ही करना है। तो इसने टीएसए
और CSA की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, लिख लें जरा। तो भाई TSA जो है वो 836 है और CSA जो है वो 528 है। तो बताओ रेडियस कितना है? तो बताओ रेडियस कितना है? अच्छा, तो क्या करें? पीछे अगर मैं एक क्वेश्चन पीछे ले जाऊं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे यहां पर ये वाली वैल्यू मिलेगी, इक्वल टू में रेशियो भी होगा और वो मुझे सिर्फ रिलेशन ही देगा। तो ऐसा करने से कुछ खास मजा तो नहीं आएगा। तो अगर यहां पर देखा जाए, अगर यहां पे देखा जाए एक बात सुनिए, TSA क्या होता है? 2πr h+r। ठीक है भाई, यही होता है 2πr h+r। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं, 2πr h 2πr², ये क्या है? ये TSA है। TSA कितना है? 836। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 836 इक्वल्स टू 2πrh। बट CSA जो होता है ना, वो 2πrh होता है। CSA क्या होता है? 2πrh होता है। और ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, CSA लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो 528 लिख दो प्लस 2πr। तो अब क्या देख रहे हो? बस माइनस कर लो। मतलब ये कि अगर जस्ट 836 में से 528 माइनस कर दिया जाए तो एक ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस अननोन है। सिर्फ और सिर्फ रेडियस अननोन है। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। मैं जरा माइनस कर दूं मैं इसको। ठीक है, 16 में से 8 के बचे 8, 12 में से नहीं, 2 में से 2 के हो गया 0 और ये आ गया 308। ये जो वैल्यू है वो 2π और r² के इक्वल है। तो भाई इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे ख्याल से तो कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? चलो काट देते हैं 154। ठीक है, 2 से काट दो, चलो आपके लिए 77। अब काट दो इससे 7। तो क्या दिख रहा है? 7 मल्टीप्लाई 7 कितना है? r² है, तो रेडियस की वैल्यू जो है वो 7। ठीक है, रेडियस की वैल्यू जो है वो 7 है। TSA CSA में दोनों का यूज करके मैंने इसको सॉल्व किया। पीछे जो क्वेश्चन किया था वो मेथड लगाने से आंसर प्रॉपरली नहीं मिलता। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? रेशियो बिटवीन टू नंबर्स 4:3। दो नंबर्स है, उनका रेशियो दे दिया और एलसीएम दे दिया। कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन को देखकर? याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन को देखकर? ऐसा एक क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, ऐसा एक क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, देखो। आ, 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 ये देखो, ये है अपना वो क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स की बात हो रही है। ऐसा ही क्वेश्चन हम पीछे फिर से करने वाले हैं। ये रहा, रेशो दिया हुआ है दो नंबर्स का। अगर रेशो दिया है दो नंबर्स का तो हमने क्या कहा था? एक नंबर को 4x ले लो और एक नंबर को 3x ले लो। लेकिन इस हिसाब से HCF क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। HCF x बन जाएगा। जब एलसीएम लेना होता है तो हम HCF को लेते हैं और जो भी बाकी बचे हुए नंबर्स होते हैं वो लिख लेते हैं। और HCF कितना दिया है इससे यहां पर हमें? 264, जो कि x इंटू 4 × 3 के इक्वल है। तो भाई 264 अपॉन 4 × 3 ये अपना x बन जाता है। ठीक है, काट दो इसको। ठीक है, 12 से काट, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो भाई x की वैल्यू आ गई 22। ये हमसे पूछ रहा है कि सेकंड नंबर कितना है, यानी कि 3x वाला पार्ट हमें निकालना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बन जाता है 66। ठीक है, इजी है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन पे जाके इसको फटाफट समझ लो और इसे बगैर देखे कर दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? ये कहता है कि दो नंबर है और ये दोनों
किसी एक तीसरे नंबर से 30 और 20% ज्यादा है, तो बताओ इन दोनों नंबर का रेशो क्या होगा। तो कोई मैं कहता हूं वो तीसरा नंबर अगर 100 है तो जो नंबर 30% ज्यादा है वो 130 हो जाएगा, और जो नंबर 20% ज्यादा है वो 120 हो जाएगा। सही बात है। अगर वो जो तीसरा नंबर है वो 100 है तो जो नंबर उससे 30% ज्यादा होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 130, और जो नंबर इससे 20% ज्यादा वो हो जाएगा 120। अब ये कहता है कि इसका रेशियो निकालो, तो भाई ठीक है रेशियो निकाल दो। 130/120, आंसर आ जाएगा 13/12। ये हो गया क्वेश्चन अपना खत्म। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, फिर इसे फिनिश करेंगे। ठीक है ना, इस सवाल को और ले लेते हैं फिर इसे फिनिश करेंगे, आज की क्लास को वहीं पर एंड करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक पर्सन है, वो क्या करता है, स्पेंड्स हिज 2 month इनकम इन 3 month। अच्छा, 2 महीने की जो इनकम आती है वो उसे 3 महीने में खत्म करता है। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ा बढ़िया बात बोल दी इसने, इसका बहुत ध्यान रखना है। 2 महीने में जितना कमाता है उतना 3 महीने में खर्च करता है। ठीक है, एक तरह से 1 महीने की सेविंग हुई 3 महीने के अंदर, है ना। क्योंकि अगर जो जो उसने थर्ड महीने कमाया वो तो बच ही गया सारा का सारा, क्योंकि उसने 2 महीने जो कमाया वो 3 महीने में खर्च किया, तो थर्ड महीने की सारी इनकम सेविंग में जा रही है। ठीक है। अच्छा, इफ हिज मंथली इनकम इज 6,000 रुपीज, अगर वो 6,000 रुपए पर मंथ अर्न करता है तो सेविंग कितनी है। ठीक है, तो सेविंग कितनी है। अच्छा देखो, हर महीने 1 महीने में अर्न करता है 6,000 रुपए, तो 2 महीने में अर्न करेगा 12,000 रुपए, और 3 महीने में अर्न कर लेगा 18,000। ठीक है, लेकिन ये होशियार इंसान क्या करता है, 2 महीने की अर्निंग में ही 3 मंथ का एक्सपेंडिचर कर देता है, तो 1 महीने की सेविंग बच जाती है। हर 3 महीने में 1 महीने की सेविंग बच रही है, सॉरी 1 महीने की इनकम सेव हो रही है। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, ये तो अलग चीज बोल दी ना इन लोगों ने। ठीक है, हर 3 महीने में 1 महीने की इनकम जो है वो सेविंग में जा रही है। ठीक है, हर 3 महीने की इनकम में 1 महीने की इनकम सेविंग में जा रही है। पूरे साल की बात की जाए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 महीने में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 महीने की इनकम सेविंग में जा रही है। 4 महीने की इनकम का मतलब क्या हुआ, 6 चौक 24,000 रुपए। ये इस पर्सन की पूरे साल की क्या है, पूरे साल की सेविंग है। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन जो है बढ़िया लगा देखकर। ठीक है, जरा सी बात थी लेकिन बड़े प्यार से आंसर निकल के आया, बहुत सही से हमने क्वेश्चन करा। अच्छा, तो बेटा आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। ठीक है, एग्जाम पास आने वाला है, जल्दी आपको दूसरी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारी क्लासेस को देखिए। ठीक है, हमारी सीरीज सीटेट की आपके एग्जाम तक इस तरह से ही चलती रहेगी। ठीक है, आपको और क्लासेस डिफरेंट सब्जेक्ट की भी हमारे चैनल पे इस तरह से मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। और तब तक के लिए अपना प्यार बरकरार रखिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को अप्रिशिएट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।